नमस्कार, आदाब। इस वक्त मौजूद हैं हम 191 विधानसभा कादीपुर में, जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के द्वारा एक भावी उम्मीदवार है। अभी फ़िलहाल ये सीट क्लियर नहीं हुई है, फिर भी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म भर चुके हैं और टिकट मांगने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उसी में से एक हमारे साथ में है कृष्णकांत गौतम जी। आज उनसे हम बात करेंगे कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ ही कादीपुर की जो राजनीति है उसमें किस तरह से अपने आप को प्रस्थापित करेगा। अगर इनकी सरकार आती है या इनका कोई विधायक कादीपुर विधानसभा से चुनता है तो यहाँ की उन लोकल समस्याओं के लिए क्या कार्य करेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में कृष्णकांत गौतम जी मौजूद हैं। कृष्ण कुमार गौतम जी मौजूद हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आपका मान्यवर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने राजनीति में कदम किस लिए रखा है और आप प्रेरित कहाँ से हैं, किससे आप प्रेरित हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। राजनीति जो है हम बहुत शुरू से ही करते आए हैं, पढ़ाई छात्र जीवन से ही करते आए हैं। उसी सिलसिले में मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और बहुत बड़ी मार्जिन से मुझे जीतने का मौका मिला। और जीतने के पश्चात में 5 साल लोगों के बीच में रहा, जनता के बीच में रहा, तो वास्तव रूप से उनकी पीड़ा को देखने का मुझे मौका मिला। और इससे मेरा राजनीति में आने का उत्साह और बढ़ गया। हमारा जो जिस वर्ग से हम आते हैं वो बहुत बड़ा ये वर्ग है इस भारत देश में, इस समाज में, और वह इस जो वर्तमान सरकारें हैं इनके द्वारा उपेक्षित हैं और इनका उचित विकास नहीं किया जा रहा है। उनके विकास के लिए हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ करें। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस, बीजेपी और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बसपा, सपा रही, ये इनकी सरकारें रही हैं। इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये इनका विकास नहीं हुआ, जबकि देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज भी बनता है देश में। इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? जी, आपने बहुत सही पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में सुई नहीं थी, आज सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं जो ये भेदभाव, छुआछूत की बातें, इन पर भी जो है इनको भी जो है बढ़ावा मिला हुआ है। जो आप एक शब्द मनुवादी सुनोगे, मनुवादी सरकार में बैठे हैं, तो जो सुई और जो जहाज बनाते हैं वो उन्हीं वर्ग विशेष के ही लोग हैं, जो जिनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनको वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। ये प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही हैं, इनके लिए मुझे एक कबीरदास का दोहा आता है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आज इस देश की यही हाल है। न तो नौजवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न जो है दलित सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है। तो आप क्या कहें इसके बारे में? आप बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं एक प्रकार से जी। देश में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, और या ऐसा कहें कि मान्यवर काशीराम साहब के जो नेतृत्व में ये सरकार बनी, तो क्या कह सकते हैं इसमें मनवादी अभी वर्तमान समय में आ गए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारी भी सरकार, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन जब से यह मनवादी रूप से, घूर्ण रूप से संक्रमित हो गई है, तो इससे आप बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में मनवादी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी का तो ये पूरा मुखर वो होता है कि हम मनवादियों को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी समस्या है, समस्या के साथ समाधान नहीं हो सकता है। ये रहे मुद्दे फिलहाल पार्टी के और प्रदेश लेवल के। अभी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, इसके साथ साथ आप जो ये राजनीति कादीपुर विधानसभा में कर रहे हैं या आपने चुनाव लड़ने का सोचा है, विचार रखा है, तो अपने आप को किस तरह से प्रस्थापित करेंगे और क्या मुद्दे होंगे आपके कादीपुर विधानसभा को लेकर, चुनाव को लेकर के? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत 72 सालों में भारत देश के आज़ादी की हो गई। आज के 72 साल पहले जो चुनाव हुए थे उनमें भी वही मुद्दे थे कि नेता महोदय आते थे, कहते थे मैं पानी की व्यवस्था करूंगा, मैं घर की व्यवस्था करूंगा, मैं खेत की व्यवस्था करूंगा। लेकिन ये अफसोस की बात है, विगत 72 सालों में भी तमाम सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इन कमियों पर
पार नहीं पाया गया। इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। तो पहली बात, हम और हमारी सरकार जिन कमियों से ये नहीं हो पाए, पहले उन कमियों को वो पकड़ेंगे, उसके बाद उन कमियों को हटा के अपने बहुजन समाज का भला करने का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज का ही भला करेंगे कि अगर ये कादीपुर में तो सर्व समाज के लोग रहते होंगे, इसमें मुसलमान होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, अनुसूचित जाति के लोग होंगे, मतलब सभी धर्म समुदाय के लोग होंगे जी। तो क्या सभी का करेंगे कि सिर्फ बहुजन आप समाज देख का? रहे हैं ना, बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी सिख, यही सब मिला के बहुजन समाज बनता है। जी। न तो अकेले SC बहुजन समाज है, न अकेले OBC बहुजन समाज है, न अकेले माइनॉरिटी और जो अल्पसंख्यक है ये बहुजन, सब मिला के ही बहुजन समाज बनते हैं। तो मुख्य मुद्दा क्या होगा आपकी कादीपुर में? मुख्य मुद्दा देखिए, अब अभी तो जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है मेरे यहाँ, भाई मरना जीना तो ये तो प्रकृति का खेल है। मेरे यहाँ ये डिवाड़ घाट पर एक शमशान की जगह है, सबसे बड़ी समस्या तो हमको वही लगती है। तमाम सरकारें आई गई, तमाम माननीय विधायक बने, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। अगर मुझे अवसर मिलता है तो सबसे पहले मैं वहाँ एक बढ़िया सा जो है वो बनाने का प्रयास करूँगा। दूसरे नंबर पर रोडें बहुत बदहाल हैं। आप अखंड नगर से कादीपुर से अखंड नगर देख लीजिए, सूरापुर से दोस्तपुर देख लीजिए, चलना दूभर हो गया। कब किस घर का दीपक बुझ जाए उस रोड पे कुछ पता नहीं है। तो मैं उस पर काम करने का प्रयास करूंगा। ये हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। ये मतलब आप रोड और शमशान, ये दो प्रमुख मुद्दे आप अपने जी। मैनिफेस्टो में देंगे जी। तो और इसके साथ साथ और जैसे रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, इसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेरोजगारी तो हमारे यहाँ की बहुत प्रमुख समस्या है और कोरोना काल में बेरोजगारी को और बढ़ावा दिया गया। क्योंकि जो सरकारें बैठी हैं, मनवादी सरकारें बैठी हैं, वो हमारे समाज को, हमको बेरोजगार करके, लाचार करके मजबूर कर देना चाहती हैं और अपना जो है वो वर्चस्व कायम करना चाहती हैं। मेरी सरकार आती है, मुझे अवसर मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, तो मैं रोजगार के अवसर हमारी सरकार पैदा करेगी। जो हमारे समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की हमारे मैनिफेस्टो में भी आएगा, आपको दिया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा किया जाएगा। इलेक्शन सर पर है और कल से पर्चा दाखिला भी होना है क्योंकि आप 7वें चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं। जी जी। तो इसके बाद अभी तक नहीं आया, अब अंतिम चरण में एकदम अब वो तो सही है। जी जी। अभी आप देखें, चूंकि हमारे ये जो गठबंधन की बात है उसमें थोड़ा सा वो फंसा तो नहीं है, बस थोड़ा खाली आने में देर है। आ जाए तो वो भी आपके सामने दे दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो ये सुल्तानपुर की राजनीति है, इसमें जो है मतलब एक चीज़ और है मुख्य तौर पर कि सुल्तानपुर के या कहें कादीपुर के युवा भी बड़े पैमाने पर, जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं, वो रोज़गार ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ या अन्य हैदराबाद जैसे प्रदेशों में जाते हैं। तो आपको की जो है क्या नीति होगी इनके लिए? क्या आप रोज़गार इनको प्रोवाइड कराएंगे कादीपुर में ही या अन्य क्या विकल्प होगा इनके लिए? बहुत सही आपका सवाल है ये। इस पर हमारा ये जवाब है कि अब हमारे लोग बाहर जाते हैं, इसके कई बड़ी बात तो रोज़गार नहीं है। अगर उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास अपना खेत होता तो भी शायद है कि उनको दूर ना जाना पड़ता। लेकिन ये जो पहले की व्यवस्था हुई है, आज गांव में हम देखते हैं किसी के पास 50 बीघे खेत है और किसी के पास 5 बिस्सा भी खेत नहीं है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला हम इसी पे काम करेंगे। जो आज 500 बीघे के नाजायज़ मालिक बन बैठे हुए हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे और बराबर रूप से सभी को खेत की जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे जो है पलायन रुकेगा। रही बात रोजगार की, अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, लोगों को बाहर जाने से रोकेगी। एक मुख्य बात है इस पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी की, आपको बता दें कि बहुजन मुक्ति पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने मुद्दे वो स्टाम्प पेपर पर लिख देती है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों आपने ऐसा सोचा कि स्टाम्प पेपर पर ही लिख कर देना चाहिए? जी जी। मैं जब प्रधान था महोदय, तो गांव में देखता था जब विवाद होता था तो लोगों का भरोसा इतना उठ चुका है कि वो मुँह जबानी मौखिक बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो गाँव में भी लोग कहते हैं भैया हमारे आपके बीच का विवाद का निस्तारण अगर हो रहा है तो वो स्टाम्प पेपर पर लिख दिया जाए, जिससे कि वो सनद रहे, यकीन हो जाए समय पर। ठीक उसी बात को हमारी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो को ये जो है सरकार में रहकर ये लिखकर बताने का ये काम किया है कि तमाम सरकारें आती हैं, मौखिक रूप से कहती हैं कि हम आपके बीच में आएंगे। ये कहें, अभी माननीय मोदी जी ने पिछली बार अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा किया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं लोगों के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा जी। अगर यही बात वो 10 रुपये या 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिए होते तो शायद आज वो जेल की सलाखों के पीछे होते।
तो इसलिए हमारी पार्टी जो है पार्टी की नीति और नीयत साफ है, इसलिए अपनी बात को 100 रुपये की स्टाम्प पेपर लिख कर देने का काम कर रही है। अच्छा, खास करके कादीपुर के जो क्षेत्र है इसमें युवाओं के लिए आपकी क्या नीति होगी? युवाओं के लिए क्या आप इस पर कुछ लेकर आएंगे? क्या कुछ लुभावने अवसर या फिर कहें कि कुछ योजनाएं लेकर आएंगे इनके लिए? जी बिल्कुल है। अगर मेरी सरकार बनती है प्रदेश में मेरे संगठन की, तो युवाओं के लिए हमारे सरकार में बहुत अच्छे जो है वो हैं, इनको यहीं पर गांव में ही इनके लिए व्यवस्था की जाएगी, वो आपको समय आने पर बताया जाएगा। तो अभी आप कुछ नहीं बताने वाले? अभी मैं जब तक मेरी फर्स्ट सरकार के क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा, ठीक है। अभी कल ही एक जो है पत्रकार को अखिलेश यादव के जो बॉडीगार्ड थे उनके जो द्वारा झड़प हो गई। जी जी। तो आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पर हम आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। लेकिन आप जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, जिन पत्रकार को झिड़का, ये अफसोस की बात है, लेकिन कहीं न कहीं सोचने पर भी आपको मजबूर होगा। पत्रकार का जो हृदय भी साफ नहीं रह गया है, पत्रकारिता में भी खामियां आई हैं, मीडिया भी जो है वो निष्पक्ष नहीं रह गया है। तो ये बात आए दिन होगी, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और नहीं तो मीडिया का जो काम वो करेगा तो आप किसी में हिम्मत नहीं को पत्रकार महोदय को झिड़क दे, कोई बात कर दे। एक और बात है, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या ये परिवर्तन जो मोर्चा बना था, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, अभी तो ये वर्तमान समय में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। फिलहाल राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो इनके नेतृत्व करता थे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। तो इस पर क्या बात नहीं बनी या किस तरह से? नहीं, बात तो बनी। इनका जो तरीका है काम करने का, वामन मेश्राम का, ये जो है मनुवादी मुक्त होकर के काम करना चाहते हैं। और इसके विपरीत में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, वो उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। अभी 5 साल पहले की घटना आपने देखा, उनके साथ कितनी बड़ी घटना हुई। उनके साथ क्या, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग के साथ घटना हुई। जैसे ही इनकी कुर्सी गई, इनकी कुर्सी को मनुवादियों द्वारा पवित्र किया गया, लेकिन फिर भी उस पवित्र से ये बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और हमको लग रहा है गठबंधन न होना सबसे बड़ा कारण वही है। अच्छा, एक चीज़ और है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आज बहुजन समाज पार्टी होते हुए आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को मैदान में उतारना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है, हमारे दर्शक भी बार बार पूछते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो मैंने बताया ना, मानव कांसी राम साहब ने जो सपना देखा था, मैं उसको अगर ठेठ भाषा में कहूँ तो वो 15% को घुन माना और बहुजन मूल निवासी 85% को बीज माना। वो घुन 85% बीज को संक्रमित कर रहे थे, ये देश की मुख्य समस्या थी। तो वो जो उन्होंने घुन को अलग किया, 85% को अलग किया, और इसका परिणाम रहा कि आपके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। आदरणीय बहन जी ने उन मनुवादी रूपे घुनों को रोक नहीं पाए और पुनः उस पर सवार हो गए, उससे संक्रमित हो गए। तो जब वो मनुवादी इस पर सवार हो गए तो इससे हमारे बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण करना पड़ा अपने समाज की भलाई के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी, आपको भी धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण कुमार गौतम जी, जो कि 191 विधानसभा कादीपुर से अभी भावी प्रत्याशी हैं। टिकट क्लियर नहीं हुआ है, संभावना जताई जा रही है कि आज या कल तक ये टिकट क्लियर हो जाएगा। तो लगातार और भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।